हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है और करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं और अगर इंडिया की बात करें तो भारत में हर साल 1,70,000 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में होने वाली मौतों का 13% है। हर घंटे 53 रोड क्रैशेस होते हैं और उसमें 19 के करीब कैजुअलिटीज हो जाती हैं। और अगर कैजुअलिटीज की बात करें तो ज्यादातर पेडेस्ट्रियंस होते हैं, यानी कि पैदल चलने वाले लोग, साइक्लिस्ट, साइकिल पर चलने वाले लोग और टू व्हीलर चलाने वाले लोग, और लगभग 9,000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो इन कैजुअलिटीज का पूरे साल भर में शिकार होते हैं। तो ज्यादातर मामलों में रोड क्रैश या तो लापरवाही की वजह से या फिर सड़क उपयोगकर्ता की सड़क सुरक्षा जागरूकता की कमी के कारण होता है। और इसीलिए सड़क सुरक्षा शिक्षा यानी कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस जीवित रहने के लिए किसी भी अन्य बुनियादी कौशल की तरह ही जरूरी है। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज एनी स्किल नेसेसरी फॉर सर्वाइवल व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन रोड्स। पब्लिक सर्विस अवेयरनेस इनिशिएटिव का उद्देश्य वर्तमान और साथ साथ भावी सड़क उपयोगकर्ता के बीच सुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता व्यवहार को, एक अच्छे बिहेवियर को प्रोत्साहित करना है। और प्रोत्साहित करने के लिए सड़क सुरक्षा जानकारी प्रदान करना, उस पर चर्चा करना, और न सिर्फ चर्चा करना बल्कि लोगों की सोच का इसको हिस्सा बनाना, लोगों की जिंदगियों में उतारना, ये हमारी पहल का हिस्सा है। और इसके लिए अगर हम 4 P पे फोकस करें, जिसमें पहला P होगा परवाह यानी कि केयर, दूसरा P इनिशिएटिव यानी कि पहल, प्रयास जिसका मतलब हुआ एफर्ट, अगर हम एफर्ट करें, और चौथा परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बदलाव। क्योंकि परवाह करेंगे तभी तो सुरक्षित रहेंगे और सड़कों पर होने वाली कैजुअलिटीज को भी कम कर पाएंगे। और इसी पर आज हमारे बीच कई सेशंस होने वाले हैं। हमारे बीच हमारी चीफ गेस्ट पहुंच चुकी हैं और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मुकेश राजपूत, कंसल्टिंग एडिटर न्यूज 18 हरियाणा, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा आरती राव ऑन द स्टेज। प्लीज वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मुकेश राजपूत जी, आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू विद द सेशन। थैंक यू अंकिता। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, और आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। धन्यवाद जी। और मुझे पता लगा है आपको थोड़ी हिंदी कम आती है। नहीं, हिंदी बखूबी आती है। हाँ। मगर कभी कभी जब जवाब देना पड़ता है हाँ। तो मेरा दिमाग अंग्रेजी में चलता है, तो अनुवाद करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कभी कभी। मेरे साथ थोड़ा उल्टा है, मेरा दिमाग हिंदी में चलता है और अंग्रेजी कम समझ में आती है। हाँ। तो हम दोनों को एक दूसरे की बातें धीरे धीरे करके समझ जाएंगे और समझा देंगे, क्योंकि जो न्यूज 18 के दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है और हरियाणवी भी आवा है। हाँ, ठीक है। तो न्यूज 18 के इस मंच पर आपका स्वागत है। और विषय बहुत संजीदा है, सड़क सुरक्षा अभियान 2025। आप हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हैं जी। हरियाणा का स्वास्थ्य अच्छा है जी? स्वास्थ्य अच्छा है और भी बेहतरीन करने की पूरी कोशिश है। आपका जो ये पहला साक्षात्कार है, इंग्लिश में इसको इंटरव्यू कहते हैं, तो लोग जो आपको कम जानते हैं, आपके फादर साहब को, राव साहब को तो पूरी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, तो हम चाहेंगे कि आज आपके बारे में हम शुरुआत जानने से करें। कहाँ पे आप पैदा हुई, कहाँ पे पढ़ाई लिखाई हुई? जी मेरी पैदाइशी दिल्ली की ही है। मैंने स्कूलिंग शुरुआत में तो दिल्ली में की थी, फिर मैं बोर्डिंग स्कूल चली गई थी, कुछ 4 साल बोर्डिंग स्कूल रही, और फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आई वापस, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके दूसरे साल ही मैं इंडियन शूटिंग टीम का हिस्सा बन गई। तो ये 2000 में बोली, अब तो बहुत वक्त हो गया, 1999 की बात है, जब मैं पहली बार इंडियन शूटिंग टीम का हिस्सा बनी थी, और फिर लगातार 2017 तक मैं इंडियन टीम का हिस्सा रही। तो वो जो बोर्डिंग स्कूल वाला आपने छोड़ दिया ना बीच में, वहीं पे तो मैं पहुंचना चाहता था। वही तो रुचि का विषय है। हाँ जी, कहाँ पढ़ती थी आप? जी मैं पढ़ती थी लॉरेंस स्कूल सनार। हाँ, तो पहले तो मैं बोलूं, मैं 3 स्कूलों में बड़ी हूँ। पहले मैं ज्ञान भारती जाया करती थी जो दिल्ली में थी, 7वीं कक्षा तक। 8वीं से 11वीं तक, आधी 11वीं मैंने सनार में खत्म की, और फिर मैं
आखिरी के 1-1.5 साल मैं बोलूंगी वापस दिल्ली आई थी, मॉडर्न स्कूल वसंत विहार, और उसके बाद मैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज गई थी दिल्ली। जी। तो स्नार स्कूल की जो यादें हैं वो अक्सर जो सेलिब्रिटीज हैं वो शेयर करते हैं मंच पर, चाहे वो संजय दत्त की बात कहें, सुखबीर बादल की कहें, आपकी कहें, और आरती राव की बात कहेंगे वो तो जबरदस्ती होगी। तो कुछ यादें वहाँ के कुछ पल हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, हम पहले भी जिक्र कर रहे थे इस बात का कि बोर्डिंग स्कूल में इसलिए गई थी, मुझे याद है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, और उस उम्र में एनेट ब्लाइटन नाम के एक ऑथर है, अब तो गुजर गई हैं, मगर 11-12 साल की उम्र में वो बहुत बच्चे पढ़ते हैं उनको, तो उन्होंने 2 किताबें निकाली थी, सेंट क्लेयर्स नाम से और एक मैलरी टार्स नाम से। दोनों किताबें मैंने पढ़ी, और जब मेरे चाचा जी के दोस्त थे सनार के हेडमास्टर, तो हमारे घर आए थे, चाय पी रहे थे, तो मैं आई वापस, और बातों बातों में छिड़ गई बात कि तू सनार जाना चाहेगी, और मैंने बोल दी हाँ, और मेरे माता पिता मेरे सामने से देखे ये क्या बोल दिया इसने, तो मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, क्योंकि वो किताबों में ऐसा एक अच्छा सपना दिखा दिया था कि देखो बोर्डिंग स्कूल जाने से इतने अच्छे दोस्त बनते हैं, इतना मजा आता है फलाना। तो मैंने खुद बोर्डिंग स्कूल जाने की पहल मैंने खुद की थी। हाँ। तो वो जो कसौली की वादियां हैं, बंदरों का जो आतंक है, उन यादों के सिवाय ऐसी कौन सी छोटी छोटी शरारतें आपको याद हैं जिनको अभी सोचती हैं आप और फिर खुद अकेले में मुस्कुराने लगती हैं? मुझे याद है हमें 5:45 बजे उठा दिया जाता था सुबह पीटी के लिए। 6 बजे पीटी करते थे, 6 से 6:30, और फिर 7 बजे स्कूल शुरू होता था। तो अब 5:45 बजे जब उठते थे और आपको सही जुराब नहीं मिलते थे, तो हमारे पीटी के लिए सफेद। और वहां पे 5:45 का मतलब जो अपने हरियाणा के लोग हैं इनको समझाओ कि कैसी ठंड होती है। बहुत ठंड होती थी, बहुत ठंड होती थी, और फिर पीटी के कपड़े पहनने पड़ते थे, और सफेद जुराबें होती थी। और कभी कभी ये टाइम आया था कि कभी कभी जुराब नहीं मिलती थी, रात को सो गए, पता नहीं कहाँ फेंक दी, तो सफेद जुराब पहननी अनिवार्य थी, हमको पहननी पड़ती थी, नहीं तो हमको ड्रिल मिलती थी अगले दिन कि तुमने सही किट नहीं पहना। तो देखो मेरी जुराबें मुझे मिली नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने टैल्कम पाउडर डाल दिया अपने ग्रे मोजों पे। वाह। तो फिर पीटी करने लगे, और जब भी पैर थंप करे वो पाउडर निकल के आ जाए। ये तो पूरा फिल्मी सीन कर दिया आपने। हाँ, हाँ। तो ऐसी छोटी छोटी नादानियां बहुत थी। हमारे पास एक मिठाई वाले आते थे, और चार्ली के नाम से, और हमें पैसे बहुत कम मिलते थे। हमें 25 रुपए मिलते थे हफ्ते के या महीने के? 100-200 रुपए महीने के। 25 रुपए या तो तुम किट लो जो तुम्हारी जरूरत है, तुम कैफेटेरिया में लो, या चार्ली से मिठाई जाके खरीदो। अब 25 रुपए कहीं कभी किसी दोस्त पे या कोई किसी चीज में हमारे खर्च हो ही जाते थे। अब बचपना था, क्या मालूम 25 रुपए कितने होते हैं। तो जब खत्म हो जाते थे तो हम बोलते थे इलाज क्या है, तो हम घर से 200-400 रुपए हमेशा लेके जाते थे। अब वो अलाउड नहीं था, तो इसका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर रही थी कि उसको छुपाने के लिए अलग अलग जगह ढूंढनी पड़ती थी, नहीं तो हमारी हाउस मिस्ट्रेस जो बहुत ही स्ट्रिक्ट मैं बोलूं हवा जैसी थी जी जी। तो वो चेक किया करती थी बहुत ज्यादा, और अगर आप पकड़े गए पैसों के तो आपको हेडीज कार्ड मिल जाए, हेडमास्टर्स कार्ड। इसका मतलब है 2 हेडमास्टर्स कार्ड मिल गए, आप स्कूल से निकाले जा सकते हैं। तो हमें नई नई जगह ढूंढनी पड़ती थी वो 200 रुपए रखने की। तो मैं आपको वही बता रही थी कि हमारी पाइपें होती थी हमारे बिस्तर के नीचे, वो बेड पाइप वाला। बिल्कुल वो जो खाट जैसे फोल्डेबल खाट होते हैं ना, तो उनकी पाइपें होती थी, और उसके नीचे रबड़ निकालते, तो हम रबड़ निकाल के पैसे अंदर डाल के वापस रबड़ डाल देते। और फिर जब चाली आता था वो 20-25 रुपए की जलेबी, समोसे, फलाना हम सबको खिलाते। मैगी का जुगाड़ कहाँ से करते थे? मैगी हम घर से लाते थे, मगर दिलचस्प बात यह है कि सनार में उस वक्त हमारे पास बिल्कुल बिजली के पॉइंट नहीं थे, तो हम गर्म पानी नहीं कर पाते थे। तो हम घर से अलग से एक मग्गे लाया करते थे।
अब सब ये सोचते हैं कि मग्गे एक प्रकार के, ये मैगी का मग्गा था, अलग था, मगर ठंडा पानी डालते थे, मैगी उसके अंदर डालते थे, कुछ आधा घंटा छोड़ देते ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए, सारा पानी सफेद सफेद हो जाता था, पानी निकाल के फिर वो कच्चा मैगी मसाला डाल के मिर्ची डाल के हम खाया करते थे। जो नहाने वाला गीजर है उसका भी इस्तेमाल होता गीजर तो अपने पास था ही नहीं, वो बाहर ऊपर था, जो गीजर वाले बाबा आके ऑन करते थे, ऑफ करते थे, हमें तो पता भी नहीं चलता था जी। अब मैं ये हसीन वादियों से आपको ले चलूंगा नारनौल की तरफ। हाँ जी जरूर। ठीक है, मतलब अपनी जगह तो वही है ना, कसौली की हसीन वादियों से अब नारनौल जाती हैं आप, तो कभी वो वादियां याद आती हैं? बहुत बहुत आती हैं जी। पहाड़ों में जब बचपन गुजारा है तो हमेशा जो भी बचपन की यादें हैं वो ज्यादा ही हसीन होती हैं जैसे हम बढ़ते हैं जी। हाँ जी, तो बिल्कुल। अब हम विषय पे आते हैं। वहाँ पहाड़ों का यातायात, यहाँ पे मैदानी इलाकों का यातायात, रोड सेफ्टी को लेकर आज हम बात करेंगे जी। बिल्कुल। तो आपका जो ये तजुर्बा रहा है ये बहुत ही वास्ट है। जैसे पहाड़ों में भी रह लिया, फिर जीटी रोड का भी इस्तेमाल कर लिया, अब गाँव में भी सड़कें बन रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है लगातार। तो कुछ ऐसी चीजें आप हमारे दर्शकों को, खासतौर से जो युवा दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, रोड सेफ्टी को लेकर बताइए कि किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। रोड सेफ्टी पे जाने से पहले मैं सड़कों की बात जरूर करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम गुड़गांव में पले बढ़े हैं, और जब हम गुड़गांव आया करते थे बचपन में तो यहाँ इर्द गिर्द तो झाड़ियां हुआ करती थी, फॉरेस्ट हुआ करता था, सिंगल सड़क होती थी दिल्ली से गुड़गांव आने की, और गुड़गांव से जाना है जयपुर की। आज के दिन इतने बड़े हाईवे आ गए, इतने बड़े हाईवे आ गए, और ये दिल्ली और गुड़गांव और जयपुर की बात थी नहीं, ये अगर आप मुंबई जाना चाहें तो एक्सप्रेसवे गडकरी जी ने दे दिया। आपने नारनौल से आप देखें, अगर आप चंडीगढ़ की तरफ रुख मोड़े तो आपको 152D मिल गया है, बिल्कुल, और द्वारका एक्सप्रेसवे, ऐसी चीजें मिल गई हैं। तो हमने तो ऐसा सपना भी नहीं देखा था, हम तो सिंगल रोड के बच्चे हैं। हाँ, गुरुग्राम माता शीतला के जड़ुल्ला उतारने के लिए आते थे और शाम को पैसेंजर में बैठ के वापस चले जाते थे। बिल्कुल। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि 20-25 सालों में बहुत बदलाव आया है, और बदलाव के साथ साथ ट्रैफिक भी बढ़ा है, लोगों की आबादी बहुत बड़ी है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है आज के दिन कि सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, मगर उसके साथ साथ क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई है, हमारे बचपन में एक परिवार के पास शायद ही एक गाड़ी हुआ करती थी, अब हर परिवार के पास 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं। तो ये समस्या है कि गाड़ी इतनी बढ़ गई है सड़क पे, और कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है उससे। उसके बाद आपका रोल शुरू होता है स्वास्थ्य विभाग का। तो ट्रॉमा सेंटर को लेकर जो हमारी केंद्र सरकार है, हरियाणा सरकार है, ये बहुत ज्यादा सजग दिखाई दे रही है। तो इसका थोड़ा सा हमें बताइए कि क्योंकि आपका विभाग है, तो ट्रॉमा सेंटर्स का आने वाले समय में हम क्या इसमें रोल देखते हैं, कितनी दूरी पे मिला करेंगे? केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि 60 किलोमीटर पे एक ट्रॉमा सेंटर हो, और यहाँ पे अगर दुर्घटना हो जाती है फर्जन सड़क पे, तो पहला 1 घंटा गोल्डन आवर माना जाता है विक्टिम के लिए। तो अगर उनको अस्पताल जल्द से जल्द मिल जाता है और उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो जाता है, तो उसके लिए ये 60 किलोमीटर पे ट्रॉमा सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर ट्रॉमा सेंटर पे नहीं जाते, कहीं और जाते हैं, फर्जन सरकारी अस्पताल में जाते हैं, हाँ जी, तो 1.5 लाख रुपए तक उनको 2 या 4 दिन में 1.5 लाख रुपए उनको ठीक करना है, और केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए देगी उनके इलाज के लिए। और सरकारी अस्पताल ही नहीं, जो आयुष्मान भारत के अंडर अस्पताल हैं, उनको भी ये कहा गया है कि आपके पास अगर कोई रोड विक्टिम आए हैं तो उनका भी इलाज आप 1.5 लाख रुपए में कर दो, हम देंगे पैसे। जी, बहुत अच्छी पहल, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि आरती राव से बात हो रही है और राव साहब की याद ना आए या उनका जिक्र ना हो तो फिर अधूरा सा लगेगा मुझे तो, कम से कम, क्योंकि हरियाणा में कहें कि जो ये वाले चुनाव थे इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के हो, राव साहब ने निभाई। और उनके पीछे मैं देखता था कौन सारा कुछ मैनेज कर रहा होता था, वो आप थे। तो जी,
मैं 2009 से पिताजी के साथ काम करती आई हूँ और बहुत से यहाँ पे चेहरे हैं जो बोलते थे उस टाइम कि बहन जी आप शूटिंग छोड़ दो, राजनीति में आ जाओ प्लीज। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरे पिताजी का साथ पूरे, मैं कहूंगी इतने सालों से गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सभी झज्जर, यहाँ सभी लोगों ने बहुत साथ दिया है, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये जरूर कहूंगी कि राव साहब हमेशा कहते हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी मेरे वर्कर्स हैं और अगर वो मेरे साथ हैं तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राव साहब का तो इतना चलता है, दूसरी पार्टी वाले भी आशीर्वाद लेके जाते हैं कि हमारा थोड़ा सा ध्यान रखना, उस तरफ ज्यादा प्रचार के लिए मत जाना, तो वहां से शायद अभी कुछ नहीं जी। देखिए मैं जैसे कहा, मैं अपने पिताजी के साथ पिछले 15 साल से काम करती आई हूँ और इज्जत बहुत कमाई है, मेरे दादाजी ने कमाई है, मेरे पिताजी ने कमाई है और मेरी हमेशा यही सपना रहेगा कि ये जो इज्जत उन्होंने कमाई है उसको मैं दुगनी ही कर पाऊं। जी, राव साहब ऐसे शख्स हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों या भाजपा में रहे हों, वो अपनी सरकार के खिलाफ भी अगर बात करनी हो तो खुल के करते हैं। जैसे गुरुग्राम आपका न्यूयॉर्क ही बन गया है, तो वो तंज कस देते हैं कभी कभी कि यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है ये तो आपने बना दिया 5 स्टार टाइप, 7 स्टार, सरकारी अस्पताल नहीं बना। अब तो आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैसे पूरा कर रही हैं अपने पापा का सपना? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अभी हाल ही में कुछ दिसंबर में सीएम साहब के साथ एक मीटिंग हुई थी, राव साहब भी थे, मैं भी थी, और ये 1000 करोड़ रुपए का ये अस्पताल बनने जा रहा है जिसका टेंडर निकल चुका है और 31 मार्च तक ये फुलफिल भी हो जाएगा और ये 700 बिस्तर का अस्पताल बनेगा जिसमें सुपर स्पेशलिटी होगा, न्यूरो सर्जरी होगी, हार्ट होगा, कैंसर होगा, किडनी होगा, सब कुछ होगा और यहाँ पे स्पेशलाइज एडवांस इक्विपमेंट मिलेंगे और साथ ही साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी। तो ये बहुत बड़ा सपना है हमारे हरियाणा सरकार का जो पूरा होने जा रहा है और इसी साल में ही इसका काम भी शुरू हो जाएगा। ये जो है अस्पताल, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे रहेगी? ये शीतला माता मंदिर रोड पे है। हाँ। या आप बोले सिविल लाइंस जो कोना है जी, वहां पे है जी। रेवाड़ी को लेकर भी एक सूचना आप हमें देने वाली थी। जी, रेवाड़ी में मैं आप सभी जानते हैं कि पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, माजरा आए थे गांव और उन्होंने शिलान्यास किया है एम्स का। और एम्स आप सभी जानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह जी का बहुत बड़ा सपना रहा है कि दक्षिण हरियाणा की जो भी जनता है उन्हें सबसे बेहतरीन इलाज कराया जाए सबसे कम पैसों से। तो ये इसी वजह से 2016 से वो कोशिश कर रहे थे कि एम्स जरूर आए दक्षिण हरियाणा में और जब शिलान्यास हुआ तो आई थिंक सबको जिनके जुबान चलने लगी थी कि देखो राव साहब बोलते तो हैं मगर करते नहीं हैं, उनकी जुबानों पे आज के दिन ताले लग चुके हैं। काम जोरों शोरों से चल रहा है और ये मुझे बहुत खुशी है आज आप सभी को बताने की कि जो काम कर रहे हैं एम्स का, जो बिल्डिंग बना रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक ओपीडी का जो एरिया है वो पूरा हो जाएगा, वो बन जाएगा और मार्च के बाद हम ओपीडी वहां पे शुरू भी कर सकते हैं। जी, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, क्योंकि जब भी सड़क पे कोई हादसा हो जाता है, खुदा ना करे, तो सबसे पहले हॉस्पिटल ही उसको जाना होता है। लेकिन कई बार हम फिल्मों में देखते हैं या लोगों ने हमारे मन में भय पैदा कर रखा है कि अगर कोई दुर्घटना हमने सड़क पे देख ली तो हम अपनी गाड़ी निकाल ले जाते हैं वहां से, क्योंकि अगर उसको हम अस्पताल पहुंचाएंगे तो वहां फॉर्म बहुत भरने पड़ते हैं, खुदा न खास्ता वो व्यक्ति ना रहे तो फिर पता नहीं किसको जवाब देना होगा। इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप? इसके लिए भी सरकार ने बनाया है कि देखिए अगर आप किसी रोड विक्टिम को आप सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर कहीं भी ले जाते हैं, वहां पे एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, सीधा उनका इलाज होगा। और जो उनको लेके भी आता है रेड क्रॉस की तरफ से उनको भी या तो प्रमाण पत्र मिलेगा या कुछ भी इनाम मिलेगा। ये भी है कि डरने की बात नहीं है, आपको इनाम मिलेगा, आप जरूर लोगों की मदद जरूर करें। और एफआईआर की बात जहां आती है,
एफआईआर के बारे में कि वो एफआईआर बाद में होता रहेगा, पहले इलाज होगा। हाँ, लेकिन अक्सर मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, चंडीगढ़ की भी बात करें तो वहां भी जो हॉस्पिटल है, जब भी कोई एक्सीडेंट का केस आता है तो वो पुलिस को पहले फोन करते हैं, इलाज बाद में शुरू करते हैं। नो, तभी ये बनाया गया है रूल कि अब एफआईआर की जरूरत नहीं है, पहले इलाज होगा और फिर एफआईआर हो सकता जी जी। और जो गांव के लोग हैं जो इस वक्त आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, मोदी सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं, काफी योजनाएं शुरू हुई हैं, जैसे आयुष योजना हो गई, वैसी आयुष्मान हाँ जी, आयुष उनकी शॉप्स हैं, है ना? नहीं, आयुष तो आयुर्वेदा का आयुष्मान कार्ड है, जहां आपको पहले तो बीपीएल के 1,80,000 से कम जो लोग थे उनको 5 लाख दिया जाता था। अब हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 70 से ऊपर जिनकी उम्र हो जाती है उनका भी इलाज 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड होल्डर्स को दे दिया गया है। और ऐसी इस योजना को जाहिर है कि हरियाणा में तो फॉलो कर ही रहे हैं, हरियाणा सरकार का भी कुछ बिल्कुल यही करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हमने हमारी जब सैनी जी की सरकार जब से बनी है तो सबसे पहला काम जो हेल्थ डिपार्टमेंट को मिला है वो पहला का कि 70 से ऊपर जो भी होंगे उनका इलाज 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड के आधार पे फ्री कर दिया जाएगा। साथ साथ पे हमारे सीएम साहब चाहते हैं कि 2200 जिलों में हमारा एक मेडिकल कॉलेज हो। तो आप देख रहे हैं कि बहुत जोरों शोरों से मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं ताकि आगे जाके हमें डॉक्टरों की कमी ना हो। जी जी। अब गुरुग्राम की हम बात करें तो बहुत ही चमकता हुआ शहर है, लेकिन जैसे पहले आप बता रही थी कि कुछ भी नहीं होता था, एक सिंगल सड़क होती थी और बस गुजर जाया करते थे, और दिल्ली कश्मीरी गेट से बैठो तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो नींद आ जाती थी क्योंकि रास्ता पूरा खाली पड़ा रहता था। जी। अब हालात बिल्कुल उल्टे हैं। तो राव साहब से ही बात हो रही थी कि जो वाटर लेवल है वो काफी नीचे जा रहा है क्योंकि अधिकतर जो मल्टीनेशनल हैं उन्होंने पूरा सीमेंट कर दिया है, पौधों के लिए भी पानी नीचे नहीं पहुंच पाता है। इस चीज को लेकर कुछ आप प्रयास कर रहे हैं? जी, मैंने पहले आई थिंक इलेक्शन के दौरान भी ये कही थी कि वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बहुत जरूरी है आज के दिन। ये बहुत से जो लोग आज के दिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक होना कितना जरूरी है, क्योंकि आज के दिन हमारी जमीन में पानी कम और ये आई थिंक 600-800 फुट नीचे जाके पानी मिलता है और वो भी खारा मिलता है, मीठा तो मिलता ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है क्योंकि बिल्डिंगें इतनी आ गई हैं आसपास से, अगर हम नहर भी कहीं से लाते हैं तो उसका भी दुरुपयोग ना हो जाए। ये हो कि हमारी जो जरूरत है उतने तक ही हम पानी का इस्तेमाल करें। और जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि दांत साफ कर रहे हो तो पानी बंद कर दिया करो, कमरे से निकलो तो बिजली का और पंखा बंद कर दिया करो। ये बहुत जरूरी चीजें हो गए हैं आज के दिन, क्योंकि 40 साल पहले हम कहा करते थे, 40 साल के बाद तो और भी गंभीर हो गई हैं चीजें। वापस रोड सेफ्टी पे लौटते हैं, क्योंकि पहले ट्रैफिक नहीं होता था घर में। आप कह रहे हैं कि किसी के घर में एक गाड़ी होती थी, हमने तो ऐसे भी गांव देखे हैं जहाँ पे गांव में भी एक गाड़ी नहीं होती थी, गाड़ी आती थी तो साइकिल से उसको देखने के लिए भागते थे कि कार आ गई है ना। लेकिन अब ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया, रूल्स को हम जब अपने राज्य में होते हैं तो फॉलो नहीं करते। दिल्ली में जाएंगे तो बेल्ट भी लगा लेंगे, 50 की जो सीमा है उसको भी फॉलो करेंगे। गुरुग्राम में भी हो सकता कर रहे हो, लेकिन जब थोड़ा सा निकलेंगे ना अपने रोहतक, झाज्जर, है ना, फिर वहां पे हम चौधरी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा जो दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, तो इन रूल्स के बारे में कैसे इनको अवेयर करें? तो पहली बात तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैंने जब शुरुआत की थी ड्राइविंग की, बहुत साल हो गए अब, मगर उस वक्त हम सीट बेल्ट नहीं पहना करते थे। और जब मैं विदेश जाने लगी, शूटिंग करने लगी, तो गाड़ी हायर करनी पड़ती थी। तो जब मैं विदेश गाड़ी चलाती थी तो उन्होंने मेरे को आदत डाल दी कि सीट बेल्ट कितना जरूरी होता है, कुछ भी हो जाए सड़क पे आपका सीट बेल्ट आपको बचाएगा। और जब मैं वापस घर पे यहाँ पे गाड़ी चलाने लगी तो वो आदत ऐसी बन गई थी कि मैं बिना रूल के ही सीट बेल्ट लगाने लगी थी। और आज के दिन लोग सोचते हैं कि हम रूल ब्रेक करके ज्यादा कूल लगते हैं, रूल निभा के नहीं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आगे चलकर ये हमारी ही
सुरक्षा करेगा। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आगे तो हम बेल्ट मोस्टली चालान ना हो जाए, पुलिस वाला ना देख ले, वो तो पीछे से डाल देते हैं जी, मैंने देखी है। अभी तो विदेश में तो पीछे जो बैठे हैं उनको भी बेल्ट लगाना कंपल्सरी है। और उसके क्या फायदे होते हैं मैडम, पीछे भी अगर हम बेल्ट लगा के बैठे? आई डोंट नो इफ यू ऑल रिमेम्बर दिस वेरी सैड एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हुई थी अहमदाबाद की सड़कों में, जहां एक बहुत हाई लेवल के आई थिंक चेयरपर्सन जा रहे थे और बॉम्बे जा रहे थे और वो पीछे बैठे थे जी। और उनकी रोड दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वो पीछे बैठे थे। और रिपोर्ट जब बन के आई तो बोला गया कि अगर उन्होंने सीट बेल्ट पहना होता तो वो बच जाते। ये बहुत बड़ी बात है कि आप पीछे बैठे सोचते हो कि आगे वालों को हो जाएगा, पीछे वालों को कुछ नहीं होगा। वो आगे वालों ने सीट बेल्ट पहन रखा था, उनको कुछ नहीं हुआ, पीछे वालों को हो गया। तो बहुत जरूरी है कि सीट बेल्ट आप आगे हो या पीछे, दोनों जगह पहननी बहुत बहुत जरूरी है जी। अभी हाल ही में आप अभी उस परिवार को भली भांति जानते हैं, जसवंत सिंह जी की जो पुत्र वधू थी, उनका अपने गुरुग्राम वाले इसमें वो भी पीछे ही बैठे हुए थे। क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा तो चाहे आगे बैठे हैं आप पीछे बैठे हैं, बेल्ट आपको काफी हद तक बचा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, जब हम विदेश में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम पैदल जा रहे हैं तो जो गाड़ी वाला है वो दूर अपनी गाड़ी खड़ी कर लेता है और हमें गुजरने का मौका देता है। यहाँ पे अगर हम फुटपाथ पे भी चल रहे हैं तो भी गाड़ी वाला कोई आ रहा है तो वो गाली दे के जाता है कि हट नहीं रहा है क्या। मतलब ये मेंटेलिटी कैसे बदली जाए कि जो पैदल यात्री चल रहा है उसका भी हक है सड़क मैं ये जरूर कहूंगी कि मेंटालिटी, एक तो हमें थोड़ा सा सख्त रहना पड़ेगा, पुलिस वालों को थोड़ा सख्त रहना पड़ेगा कि जीब्रा क्रॉसिंग के पीछे ही सब रुके। अगर लाइट है तो जीब्रा क्रॉसिंग के पीछे। हमारी आदत क्या है कि जीब्रा क्रॉसिंग के 10 मीटर 25 मीटर पार करके हम जाके रोकते हैं। क्या फायदा हुआ जीब्रा क्रॉसिंग का? फिर जो व्यक्ति क्रॉस करना चाहता है सड़क, फिर उसके लिए जगह ही नहीं बचती, तो वो बचाते बचाते बीच गाड़ियों के जाता है। और अगर कभी कभी गाड़ियां निकलने लगी बिना लाइट देखे तो हादसा भी हो सकता है। तो बहुत जरूरी है, मैं कहूंगी कि एक तो सरकार की तरफ से थोड़ा टाइटनिंग होना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, कि आप इन लोगों को जीब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ा करवाएं और सख्त से सख्त जुर्माना उनको देना पड़े अगर ये काम ना करें। और दूसरी तरफ जो पैदल चल और रहे साथ जे वॉकिंग नहीं होनी चाहिए, उनको भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग बिल्कुल जे वॉकिंग नहीं होनी चाहिए कि अगर लाइट नहीं है आपकी तो आप रोड क्रॉस ना करें। जी जी। और इसके अलावा और जैसे लाइट्स को लेकर अगर हम, क्योंकि आज थोड़े स्टूडेंट्स को भी बुलाया है हमने, हाँ जी, इनको अगर हम समझाएं कि उसका महत्व क्या है लाइट्स का, क्योंकि जी लाइट्स मैं बोलती हूँ कि हर चीज का एक कायदा होता है। सड़कें बनाई गई हैं आपके लिए, और अगर लाइटें दी जाती हैं तो इसलिए ताकि आगे चल के कोई दुर्घटना ना हो। तो अगर हम कायदे से चलेंगे तो आने वाले वक्त में हम ही नहीं, हमारे बच्चे भी, अच्छा हम ही नहीं, आप हमारे बच्चे भी आगे चल के यही सीखेंगे। अगर हम ये करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे, अगर हम ही नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे। ये बहुत जरूरी है, मैं माँ बाप को भी बोलूंगी जी। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से हैं आप, और जाहिर है कि जो जब आदमी या औरत कोई भी जब गाड़ी चलाते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, शायद ट्रैफिक ऐसा है ना। हाँ जी। तो उस वक्त अपने दिमाग को कैसे शांत रखा जाए? क्योंकि म्यूजिक सुने जी, हाँ। म्यूजिक सुने, शांति टाइप म्यूजिक मैं सुनती हूँ। लोग सोचते नहीं है मगर मुझे 60s और 70s के गाने बहुत पसंद हैं, और जब मैं गाड़ी चलाती हूँ मैं 60s और 70s के गाने सुनती हूँ, बहुत मधुर हैं, बहुत शांति देते हैं। कौन सा गाना ज्यादा पसंद जी? मुझे किशोर कुमार जी बहुत पसंद थे, मुझे शम्मी कपूर जी के गाने बहुत पसंद हैं। याहू, ओहो मुझे शम्मी कपूर जी बहुत पसंद थे, बचपन में बहुत बड़ा क्रश हुआ करता था। चित्रहार में हमारे समय में उन्हीं के गाने ज्यादा आया करते थे। हाँ जी, हाँ जी, कश्मीर की कली फुलाना, बिल्कुल बिल्कुल। एक समय तो ऐसा था कि कश्मीर में जो फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग थे उन्होंने परमानेंट वहीं पे लगा दिया था, क्योंकि एक समय में
6 फिल्म्स की शूटिंग वहाँ पे उनकी होती चल थी। रही हाँ थी। जी। कश्मीर का मतलब ही शम्मी कपूर जी 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 हो गए थे। नहीं, बहुत मनमोहन देसाई सबके जी। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। सब बोलते हैं तेरी उम्र इतनी नहीं है जितना तेरा टेस्ट म्यूजिक का है। आप भी गाना वगैरह गुनगुनाती हैं? जी, बाथरूम सिंगर सब हैं। हाँ, हाँ। मगर ये नहीं कि आप मेरे को माइक थमा दे और बोले गाना गाना है, ये नहीं होने वाला। मगर हाँ जी, बाथरूम सिंगर हम सब हैं और हम सब सोचते हैं हाँ। कि हम बहुत ही बढ़िया गाते हैं। तो अगर हम इनको भूल जाएं तो आप थोड़ा सा गुनगुना। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कुछ लोग टाइम बहुत कम है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है उनके पास, तो वो मोबाइल पे ही रहते हैं मैडम आजकल। जितनी भी देर जाग रहे हैं, 17 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, वो बस मोबाइल ही उनका जीवन है। फिर वो गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे कलाकार भी देखे हैं जो स्कूटर चलाते हुए मैसेजिंग कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, बात के अलावा। उनका क्या करें? मैंने लोगों को चलते हुए देखा है। आप बाइक और वो, मैंने कहा चलते हुए भी बिना देखे लोगों के अंदर चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको फोन, उनका ध्यान पूरा फोन पे। तो ये बहुत ही बुरी लत लग गई है लोगों को कि बिना फोन के उनका गुजारा ही नहीं है। अंकित जी, हम यही हैं। हाँ, अंकित के 2-3 साथी और भी बैठे हैं यहाँ पे। नहीं, मगर है कि हमें अब देखिए, अच्छा भी है मोबाइल फोन और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि अगर कुछ भी अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो देखो फट से हम फोन कर सकते हैं कि देखो पंचर हो गया है या कुछ हो गया है, मेरी आके मदद कर। मगर साथ साथ ये, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको मैसेज कर रहा है और आप गाड़ी चला रहे हैं, आप फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, भैया गाड़ी रोक लो, अपना सफर खत्म कर लो और फिर जाके, वो कहीं भाग नहीं जा रहा है, वो कहीं नहीं भाग रहा, मगर ये है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ से ना भाग जाए कहीं। अब तो जो आपने अच्छी अच्छी सड़कें देखी हैं, वहां पे आपने देखा होगा कुछ तो बच्चे उतर के वहां पे डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं हाईवे पर। ये क्या कहूं मैं जी, ये मेरे से जो जूनियर जनरेशन है, उनको रील बनाने की बहुत उनको रील बनाना बहुत अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम पे रहना बहुत अच्छा लगता है। क्यों बच्चों, अच्छा लगता है? और लेकिन सड़क पे ना बनाए ना, घर पे तो बनाए। बिल्कुल। और वो ही नहीं, सड़कों पे नहीं, आप कहीं नदियों के किनारे जाके ना बनाएं, कहीं बहुत सारे मैंने देखे हैं आज के दिन, हादसे होते रहते हैं क्योंकि बिल्कुल क्लिफ के एंड पे जाके वो रील बनाना चाहते हैं। डेंजरस चीजें क्यों करते हो? मत करो, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। घर पे बैठे बैठे रील बनाओ, खुश करो। जो लोग सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जिनके पास हैं आज के दिन, वो घर पे बैठे ही कैमरा के सामने रील बना रहे। आखिरी 1 मिनट, आप रोड सेफ्टी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर अपना कोई संदेश पहुंचाना चाहें आम दर्शकों तक? एक चीज मैं मेंशन करना जरूर चाहूंगी कि रोड सेफ्टी के साथ साथ हमारा एक मेट्रो लाइन भी जा रहा है गुड़गांव से, जिसकी शुरुआत आपको याद होगा कि मेट्रो लाइन राव साहब लाए थे गुड़गांव। अब उसका एक्सटेंशन होने जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया है रेवाड़ी में, और ये भी बनने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा सपना है गुड़गांव के लिए कि सड़क से यातायात करते हुए आप मेट्रो से भी जा सकते हैं, जो कहीं ज्यादा सेफ है। सेफ भी है, हाँ जी, भीड़ भी कम होगी। बिल्कुल। उसके साथ साथ एक RRTS भी बनने जा रहा है। सभी बात कर रहे हैं कि देखो दिल्ली से यूपी तक तो बन गया, मगर जो हरियाणा में बनना था वो अभी तक नहीं बना है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हाल ही में राव साहब ने खट्टर साहब से मुलाकात की थी और खट्टर साहब ने हमें, राव साहब को बताया था कि वो जल्द ही उसका भी बजट सैंक्शन करवाएंगे और ये RRTS जो है, जो कश्मीरी गेट से सीधा राजस्थान तक जाएगा, गुड़गांव, मानेसर, धारूहेड़ा, बावल होते हुए, वो उसका भी काम बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। तो ये भी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे सड़कों पे जो भार है आज के दिन, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। मैं एंड में बस इतना बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से बच्चे भी यहाँ पे हैं, कि जैसे हमने अभी तक जिक्र किया है कि रूल्स का पालन करो, बहुत जरूरी है। ये किसी वजह से बनाए गए हैं, ऐसे ही नहीं बनाए गए। और रूल्स तोड़ना कूल नहीं होता, बिल्कुल कूल नहीं होता। तो आप सभी से मेरी यही इंतजा है कि आज के दिन अपने माता पिताओं की बात सुने, रूल्स निभाएं, ताकि आगे चल के कोई एक्सीडेंट न हो जाए।
और साथ साथ मैं ये कहूंगी हेल्थ डिपार्टमेंट की जहां तक बात है, हम हमेशा आपके साथ रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में और बेहतर सुविधाएं आपको दे सकें, ताकि आपको जो सरकारी अस्पताल जाने में जो डर रहता है सबको कि सरकारी अस्पताल में इलाज होगा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट स्टेप सरकारी अस्पताल ही होना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए ही बना है और वहां बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर और टेक्नीशियंस और दवाइयां देने की मेरी पूरी कोशिश जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सच कहें और मतलब इस बातचीत को और आगे तक ले जाने का मन कर रहा है, लेकिन आप के पास आज थोड़ा समय कम है, तो अगली मुलाकात का आप वादा करते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आरती राव को आपने सुना, और ये जो ये सिलसिला है रोड सुरक्षा को लेकर, ये हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट अंकिता करना चाह रही है। जी अंकिता, ओवर टू यू। थैंक यू मुकेश जी एंड थैंक यू आरती मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि रूल्स तोड़ना बिल्कुल भी कूल नहीं होता है। यकीन मानिए ये बिल्कुल कूल नहीं होता है, देखने वाले पे भी गलत इंप्रेशन जाता है। और इट वाज ट्रिविया, फन फैक्ट्स एंड लॉट ऑफ फैक्ट्स। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर टेकिंग आउट लिटिल टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल। थैंक यू मुकेश जी। अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे हम, और आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन माय कलीग वेशल आजम on stage, and I would like to invite Commissioner of Police Gaurav Rajpurohit ji, Gurgaon East, and additional charge of DCP. Sir, please. So I would like to welcome Commissioner of Police Gaurav Rajpurohit, DCP of Gurgaon East, and additional charge of DCP. Sir, please. I would like to call you on stage. Deputy Commissioner of Police Gaurav Rajpurohit ji, DCP of Gurgaon East, and additional charge of DCP, and my colleague Vaishal Azam. I would like you to both continue with the session. Thank you very much, Ankita, and I welcome you all here, sitting very patiently and taking the lessons of how to spend a better life, how to make our life more joyful. I welcome you, sir, DCP गुरुग्राम ईस्ट, गुरुग्राम राजपुरोहित सर। सबसे पहले अभी आप लोग सुन रहे थे यहाँ पर कि किस तरह से हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, और हमारे मुकेश सर भी थे वहां पर, उन्होंने बताया कि किस तरह से हम इस दुनिया को, इस घर को एक बहुत ही खूबसूरत जगह बना सकते हैं। और उसके लिए बस हमें करना क्या है, जैसे हम अपने घर को संवारते हैं, सजाते हैं, उसके रंग रूप का ख्याल रखते हैं, बस हमें थोड़ा ये समझना है कि हमारा घर सिर्फ हमारे घर की बाउंड्री तक नहीं है, हमारा घर हमारे घर के बाहर सड़कों तक भी है, हमारा घर हमारे घर के बाहर इस शहर में गलियों सड़कों तक की पूरा हमारा घर है। जैसे हम इंडिया से बाहर कहीं होते हैं तो कहते हैं वी आर फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। तो इंडिया इज नॉट ओनली आवर होम, और सिर्फ हमारा घर ही इंडिया नहीं है, हमारी सड़कें भी हमारा इंडिया है, हमारी गलियां भी हमारा इंडिया, हमारे हाईवेज भी हमारा इंडिया है। और जब हम घर की तरह उसका भी ख्याल रखेंगे तो फिर हम कहे जाएंगे कि हम परवाह कर रहे हैं, और हम खुद को भी और अपने तमाम जो हमारे देश के नागरिक उनको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चूंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार क्या कुछ कर रही है, ऐसा हमने बहुत कुछ अभी सुन लिया है। बस चूंकि वो एक हमारे बीच एक रहनुमा थे, एक लीडर थी, तो मुझे एक दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ रहा है कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती